अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, वैसे वैसे भक्तों में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। लेकिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्राचीन मंदिर के कई अवशेषों की तस्वीरें जारी की गई हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से ये जानकारी भी दी गई है कि ये सारे अवशेष मंदिर निर्माण के लिए हुई खुदाई के दौरान मिले हैं और खबर ये है कि इन अवशेषों को रखने के लिए मंदिर परिसर में ही म्यूजियम बनाया जाएगा ताकि भक्त भगवान के साथ साथ इन अवशेषों के दर्शन भी कर पाएं। इन अवशेषों में क्या कुछ शामिल है, देखिए इस रिपोर्ट में। भव्य मूर्तियां, नक्काशीदार खंबे और अनेकों शिलाओं पर उकेरी हुई फूल पत्तियां। मंदिर के ये तमाम अवशेष अयोध्या में उसी जगह से मिले हैं जहां इस वक्त राम मंदिर का निर्माण जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से सोशल मीडिया पर अवशेषों की तस्वीर को जारी किया गया है, जिसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये तमाम अवशेष श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई के दौरान मिले हैं। हालांकि प्राचीन मंदिर के ये अवशेष कितने पुराने हैं, इसको लेकर कोई जानकारी ट्रस्ट की ओर से नहीं दी गई। लेकिन राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले इन अवशेषों से मंदिर होने के दावे को और मजबूती जरूर मिल गई है। सबसे पहले समतलीकरण का काम प्रारंभ हुआ। समतलीकरण और नींव की खुदाई के क्रम में कई ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर के अवशेष मिले हैं। उस मूर्तियां भी मिली हैं, कई प्रकार के मंदिर से जुड़े हुए अम्ला कौर वगैरह वगैरह मिला है। मौजूदा राम मंदिर के निर्माण में भी कमोबेश ऐसे ही नक्काशीदार पत्थर, देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की दरों दीवार पर हिंदू प्रतीक चिन्हों को उकेरा जा रहा है। यानी मौजूदा राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। अभी मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम करीब पूरा हो चुका है और इसके फर्स्ट फ्लोर का निर्माण जोर शोर से जारी है, जिसे राम मंदिर निर्माण की इस सबसे ताजा तस्वीर में देखा भी जा सकता है। मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों की कोशिश है कि ग्राउंड फ्लोर के बाकी बचे काम को भी इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए, ताकि जनवरी 2024 में तय तिथि पर गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में की जा सके। 2024 घोषित हुआ है। 15 से 24 के बीच में प्रभु राम का प्रतिष्ठापना होगा। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि वो रामलला के दर्शन के साथ ही प्राचीन मंदिर के इन अवशेषों के दर्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि खबर है कि इन अवशेषों को मंदिर परिसर में ही एक म्यूजियम बनाकर उसमें रखा जाएगा। अयोध्या के साधु संत भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इसको जो है तो कुछ जो है जिस तरह से राम कथा संग्रहालय में रखा गया है और कुछ ये जो अभी जो है तो राम मंदिर परिसर में रखा गया है, इसको जो है एक बकायदा जो है संग्रहालय बना करके और राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जो भी ये श्रद्धालु आए वो उसका दर्शन करें। ये हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। बता दें कि इससे पहले भी एएसआई को भी विवादित ढांचे के नीचे विशाल संरचना में नक्काशीदार ईंटें, देवताओं की खंडित मूर्तियां, दरवाजों के हिस्से और कमल की आकृति जैसी चीजें मिल चुकी हैं और अब ये मंदिर के नए अवशेष सामने आए हैं, जो कि उत्तर भारत के मंदिरों की खासियत से मेल खाते हैं। दोनों में पूरा मैच है। जो पहले एएसआई की तरफ से बहुत सारी चीजें निकली और जो अब हमको दिखाई दे रही हैं। हाँ, दोनों यह है कि जो पहले निकले वो भी मंदिर के अवशेष और अभी जब बाद में निकले वो भी मंदिर के अवशेष, इसलिए वो मंदिर के में ये मंदिर में ही रहता है। चाहे वो आकृतियाँ जो हैं, चाहे वो खम्भे भी हैं और चाहे उसमें ओंकार और स्वास्तिक है, चाहे खंडित मूर्तियां हैं, ये सब मंदिर में ही रहते हैं और किसी मस्जिद में नहीं होते हैं। इसलिए वहाँ जो भी निकला है वो मंदिर का अवशेष है, यह प्रमाणित है। राम मंदिर निर्माण के दौरान जो अवशेष मिले हैं वो सदियों पहले मौजूद प्राचीन और भव्य मंदिर की ओर संकेत करते हैं। राम मंदिर की नींव से मिले ये अवशेष आस्था को और मजबूत करते हैं। अयोध्या से कुमार अभिषेक और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जानते हैं कि इन नए मंदिर अवशेषों पर इतिहासकारों की क्या राय है। मेरी सहयोगी नीतू झा ने इसी सिलसिले में इतिहासकार ओमजी उपाध्याय से खास बातचीत की। सर, हमारे दर्शकों को जरा यही समझाइए, क्योंकि आपसे शायद हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो देखकर शायद उनके लिए समझना मुश्किल हो जाए कि इसमें से क्या है जिसको देखकर ये समझ आ जाए कि कितना पुराना है, किस तरह से पहचान की जाती है, क्या नक्काशी, क्या हैंडवर्क, या फिर पिलर को देखकर उस पर हालांकि ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इतिहासकार हैं, आप इतिहास को समझते हैं, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पत्थर रखे हुए हैं, ये जो स्तंभ यहाँ रखे हुए हैं, इसे कैसे पहचान करें कि ये कितना पुराना होगा और ये क्या कहता है, किस काल का हो सकता है? जो आइकोनोग्राफी है और जो संरचनाएं हैं, ये मुझे लगता है कि 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास की ही हैं। जो अभी मैं जिस अभिलेख का जिक्र कर रहा था, बिल्कुल वही प्रमाणित करते हुए ये सारी मूर्तियां और स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे स्वस्तिक, घंटा, कमल, जो भी हिंदू मंदिरों के जो पायस प्रतीक चिन्ह हैं, जो पवित्र प्रतीक चिन्ह हैं, वो प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। मूर्तियां बनी हुई हैं, बहुत सारी खंडित हैं, इसलिए ये पहचान करना भी थोड़ा कठिन हो सकता है कि कौन सी मूर्ति किस देव विग्रह की है, लेकिन देव विग्रह की ही है, ये हिंदू ही मूर्तियां ही हैं, इसमें कोई संशय तो किसी को नहीं होना चाहिए। जो भी आपको मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, ये मूर्ति संभवतः गणेश की हो सकती है, जो आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। देवी मूर्तियां हैं। एक मूर्ति नजर आ रही है, वो जो ये आपके राइट साइड में नजर आती है, ये भी शायद यक्षिणी मूर्तियां भी होती हैं, यक्षिणी मूर्तियां हैं, संभवतः ये यक्षिणी मूर्ति ही है जी। तो बहुत सारे जो ये प्रतीक हैं और जो स्तंभ हैं, ये कहीं दुनिया के किसी मस्जिद में तो ऐसे नहीं दिख सकते ना। दुनिया के किसी और तरह के जो धर्म स्थान हैं या धार्मिक स्थल हैं, उनमें ये संरचनाएं तो नहीं दिख सकती हैं, तो बहुत स्पष्ट है। इसलिए ये सभी प्रतीक मंदिर के हैं। ये तस्वीर हमने देखी जिसमें हमें ओमजी उपाध्याय जो इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया कि एक एक जो स्तंभ है और एक एक जो मूर्ति या पत्थर आपको नजर आ रहा है, वो क्या कहता है। विजय आलोक दास के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और अब बात गणेश चतुर्थी की। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। बाजार गणेश प्रतिमाओं से सज चुके हैं, लोग भी इन प्रतिमाओं की खरीदारी में जुटे हैं। खासकर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश चतुर्थी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह भव्य और सुंदर पंडाल बनाए जा रहे हैं। 19 सितंबर से ये पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, यानी लोग गाजे बाजे के साथ इसी दिन अपने अपने घरों में बप्पा को विराजमान करेंगे और उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। कहीं बनाई जा रही हैं भव्य मूर्तियां, कहीं किया जा रहा है मूर्तियों का श्रृंगार। कहीं बन रहे हैं भव्य पंडाल, तो कहीं मूर्तियां खरीदने में जुटे हैं लोग। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। 19 सितंबर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बप्पा को अपने घरों और पंडालों में लाने की तैयारियां लोगों ने तेज कर दी हैं। ये तस्वीरें मुंबई के नया गांव परिसर के स्प्रिंग मिल पूजा पंडाल की हैं, जहां विघ्नहर्ता गणेश की भव्य मूर्तियां पधार चुकी हैं और उनके पंडाल को भव्य तरीके से सजा भी दिया गया है। स्प्रिंग मिल कंपाउंड में गणेश जी की स्थापना 1957 में हुई थी और पिछले 68 सालों से मिल मजदूरों की ये चौथी पीढ़ी इस परंपरा को कायम रखे हुए है। गणेश जी के तो वैसे कई नाम हैं और उन नामों में से एक है विघ्नहर्ता, यानी गणेश जी अपने भक्तों के कष्ट और विघ्न हर लेते हैं और उनकी जीवन में खुशियां भर देते हैं। और इसी उम्मीद के साथ इस साल भी गणेश जी की आने की तैयारी बड़े ही जोर शोर से शुरू है।
बताया गया है कि बीते 68 सालों से स्प्रिंग मिल कंपाउंड में गणेशोत्सव का ये पर्व मनाया जाता है, मगर इस साल गणेश पंडाल को बनाने के लिए खासकर बंगाल से लोगों को बुलाया गया, जो पंडाल को भव्य और सुंदर बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। 68 साल से ये मिल मजदूरों की हमारी चौथी पीढ़ी यहाँ पे कार्यरत है और जो उत्साह परंपरा वो कायम रख के ये हम गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस साल जो सजावट की जा रही है उसकी थीम क्या है? एक्चुअली आप देखेंगे तो पूरे बॉम्बे में प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर के डेकोरेशन होते हैं, तो इस साल हमने नया कंसेप्ट निकाला है इको फ्रेंडली। आप ये सब देखोगे ना, ये बाम्बू, कपड़ा और लकड़ी की पट्टी, इसके हिसाब से ये पूरा सजावट कर रहे हैं। तो इको फ्रेंडली कंसेप्ट करके हमने इस साल पश्चिम बंगाल से लगभग 20 से 25 लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी कला से ये पूरा गणेश जी का जो मंडप है वो सज रहा है। एक तरफ पंडालों की सजावट और निर्माण का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ बाजार भी सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाओं से सज चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मूर्ति निर्माण से जुड़े लोग पर्यावरण को ध्यान में रखकर गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। ऐसे ही एक मूर्तिकार के पास गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंची, जिनका परिवार बीते 60 सालों से मूर्ति निर्माण के काम में लगा हुआ है। मुंबई का ये पूरा जो इलाका है वो एक कहानी के साथ बना है। यहाँ पर पिछले 60 साल से विशाल और उनके पिताजी इसी तरीके से गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। मिट्टी को लेके इतना अवेयरनेस आ गया है कि लोग अभी इसकी मिट्टी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इको फ्रेंडली की। तो अभी ऑल ओवर इंडिया अपनी मूर्तियाँ जाती है और अभी ये साल दर साल इतनी बढ़ रही है। अभी लास्ट ईयर हम लोग के 270 थे, तो इस साल डायरेक्ट डबल हो गए, 400 प्लस है इस बार मूर्तियाँ। तो मतलब ये रेशियो भी आगे बढ़ते ही जाएगा। गणेश चतुर्थी को लेकर महाराष्ट्र के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी तैयारियां चल रही हैं। चाहे दिल्ली हो या गुजरात, हरियाणा हो या पंजाब या फिर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, गणेशोत्सव को लेकर लोगों में जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। हर कोई बप्पा को अपने घर धूमधाम से लाने की तैयारी में जुटा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो रंगों से नहीं बल्कि अलग अलग मटेरियल से पेंटिंग बनाते हैं। दिल्ली के रहने वाले राकेश कुमार को बचपन से पेंटिंग का शौक था, मगर लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने इस हुनर को और तराशा और निखारा। कांच, पत्ते, खाली बोतल, लकड़ी, अखबार, टिश्यू पेपर और धागों जैसी करीब 200 चीजों से पेंटिंग बनाते हैं, जिसके बाद उन्होंने एशिया रिकॉर्ड भी जीता और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। भगवान गणेश की इन पेंटिंग्स को राकेश कुमार ने इन्हीं चीजों से तैयार किया है। राकेश कुमार बताते हैं कि इन पेंटिंग्स को बनाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है इनको सहेज कर रखना, क्योंकि पत्ते खराब हो सकते हैं, कॉपर वायर का रंग उतर सकता है और इसीलिए वो इन्हें फ्रेम करके रखते हैं। ये तस्वीरें आप अभी सामने भी देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत है। हम राजेश कुमार जी से ही समझेंगे कि कैसे उन्होंने अलग अलग धातुओं से गणेश जी की खूबसूरत तस्वीरें बनाई। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने में कितनी मुश्किलें आई और अब जब वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है तो कैसा महसूस हो रहा है, ये बताइए राजेश जी। अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल करना और गणेश जी की ये मूर्तियां बनाना जो दिखने में बेहद खूबसूरत है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कब कायम हुआ और आपने कितने धातुओं का इस्तेमाल किया, कितनी मूर्तियां बनाई? ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ सितंबर में, 23 सितंबर को हुआ। और ये ज़्यादातर जो मैंने पेंटिंग्स की है ये की है कोरोना काल में। मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था तो उस समय में सबसे ज़्यादा की। ऐसे तो मैं पिछले शौक मुझे बहुत सालों से रहा, लेकिन कोरोना काल में मैंने ज़्यादातर ये पेंटिंग्स कोरोना काल में बनाई है। कितने धातुओं का इस्तेमाल किया है, क्योंकि शायद हम अंदाजन लगाए तो 150-200 के करीब धातु होंगे। हाँ, 150 से 200 के बीच में धातु हैं जिनको मैंने इस्तेमाल किया है। ये हमारी जो दूब घास होती है, दूब घास से गणेश बनाए हैं जी। और ये वाले जो इंडियन कॉइन है, ओरिजिनल सिक्के हैं ये, तो इंडियन सिक्कों से बनाई। ये वेस्ट लोग जो फेंक देते हैं, जो मेडिसिन के रैपर होते हैं,
ये टोटल रैपर को यूज करके ये रैपर से यानी आपने अपने कई पेंटिंग्स में, कई तस्वीरों में उन चीजों का भी इस्तेमाल किया है जिसे हम वेस्ट कहते हैं? जी, जैसे मैंने न्यूज़पेपर से भी बनाई है, मैंने जो है ना वो जो पेपर फाड़ देते हैं, जो शादी के इनविटेशन कार्ड होते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारी वेस्ट चीजों को यूज किया है, तभी जाकर के ये संख्या 200 के आसपास पहुंची है। और अब बात भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर की, जो दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्या डिमेंशिया का एक प्रकार है। अभी तक अल्जाइमर की रोकथाम को लेकर दवा या फिर तकनीक थी, लेकिन अब एम्स दिल्ली के न्यूरोलॉजी और एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर्स ने मिलकर कमाल कर दिया है। योग के सहारे भूलने की आदत या फिर इस समस्या को दूर करने के लिए वो रिसर्च यानी शोध में जुटे हुए हैं, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि एम्स की तरफ से 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 60 मरीजों को उनकी शारीरिक क्षमता के आधार पर योग करवाया जाएगा, जिनमें सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोध, भ्रामरी समेत दूसरे कई आसन शामिल हैं। शुरुआत में 7 दिनों के कोर्स में मरीज को की याद रखने की क्षमता की निगरानी होगी। एम्स के डॉक्टर्स की कोशिश यही होगी कि योग के जरिए अल्जाइमर के मामलों को डिमेंशिया बनने से रोका जा सके, जो अभी तक लाइलाज मानी जाने वाली एक गंभीर दिमागी समस्या है। योग जो है वो एक स्टेबलाइजर होता है माइंड का, और पाया गया है कि कोई भी स्ट्रेस, पर्टिकुलरली टॉक्सिक स्ट्रेस या स्लीप की प्रॉब्लम या फिर अटेंशन की प्रॉब्लम से भी डिमेंशिया बढ़ता है। तो योगा इन चीज़ों पे वर्क करेगा, और योगा से एपिजेनेटिक चेंजेस भी होते हैं, और उसी को स्टडी करने के लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हम जिनको अर्ली याददाश्त की चेंजेस हैं, जो जल्दी आए हमारे पास, उन पे हम ये स्टडी करें। हमने सुविधा के लिए प्रेस रिलीज में ARDSI दिल्ली चैप्टर की हेल्पलाइन नंबर दी है, जिससे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, और एक और डायरेक्ट नंबर भी दिया है जिसको आप फ़ोन करके आ सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप अपॉइंटमेंट लेके गुरुवार के दिन न्यूरोलॉजी OPD में, मेरे OPD में आप दिखा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें कि इसके क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, रेड मीट कंजम्पशन, हाइपरटेंशन, severe stress, insomnia, inflammation, highly inflammatory diet, mitochondrial dysfunction, ये सारे factors हैं which can lead to memory defects। और हमारी प्रीवियस स्टडी जो हम पिछले 14 साल से कर रहे हैं अलग अलग डिसऑर्डर्स में, और अब हमने ये स्टडी शुरू करी है, उसमें हमने देखा है कि जो ये सारे फैक्टर्स हैं दे आर टारगेटेड बाय योगा। और जब हम योगा कहते हैं, इसका ये केवल आसनास नहीं है, क्योंकि हम जब योगा सोचते हैं तो लोग सोचते हैं केवल आसनास, और ये भी नहीं कि कोई डिफिकल्ट आसनास करने हैं, परंतु अगर हम प्राणायाम करें, आसनास प्लस ध्यान करें, और मिनिमम अगर 25-30 मिनट भी किया जाए डेली, हमने देखा इसमें बहुत फायदा होता है। अल्जाइमर दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। मकसद ये है कि खास तारीख के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भूल जाने की बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए। इस वक्त अल्जाइमर से जूझ रहे मरीजों की संख्या 5 करोड़ 50 लाख के ऊपर जा चुकी है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि साल 2050 तक अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों की संख्या 13 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हो सकती है। अगर भारत की ही हम बात करें तो पिछले साल तक अल्जाइमर बीमारी के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहे मरीजों की संख्या 60 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो साल 2050 तक 1 करोड़ 40 लाख के आंकड़े को छू सकती है। अब आपको हम इस बात का अंदाजा अभी तक लग गया होगा कि अल्जाइमर किस रफ्तार से दुनिया और भारत को अपने शिकंजे में ले रही है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि अपने स्वास्थ्य और सेहत को लेकर हम खुद ही जागरूक हों। हर भारतीय को ये पता होना चाहिए कि अल्जाइमर के लक्षण क्या होते हैं, और वक्त रहते उसका इलाज कर लेना चाहिए, ताकि अल्जाइमर धीरे धीरे डिमेंशिया जैसे एडवांस स्टेज में ना पहुंच पाए। अल्जाइमर के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले किसी से भी हुई बातचीत या फिर घटनाओं को याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे मामलों की बात करें तो उसमें भी फैसले लेने में दिक्कत आने लगती है, यानी कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की चपेट में आ चुके व्यक्ति कंफ्यूज रहने लगते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा आम दिनचर्या में भी हमेशा एंजाइटी या बेचैनी महसूस करते हैं, और लक्षणों में अल्जाइमर के चंगुल में आ चुके व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व में भी बदलाव आने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को अल्जाइमर से पीड़ित हुए ज्यादा वक्त हो चुका है तो उसे बोलने, निगलने या फिर
चलने में भी परेशानी होने लगती है। अल्जाइमर की चपेट में आ चुके लोगों में अवसाद होने का जोखिम ज्यादा रहता है और अल्जाइमर से जूझ रहे रोगी हमेशा उदास महसूस करते हैं, जिसकी वजह से समय के साथ दूसरी मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों का भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब योग अल्जाइमर पर काबू पाएगा। एम्स में अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों को प्राणायाम के साथ साथ अलग अलग आसन कराए जाएंगे, जिससे सीधा असर अल्जाइमर पर पड़ेगा। और इसके लिए दिल्ली एम्स की तरफ से 2 हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। मरीज इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आप यहां पर योग भी कर सकते हैं। चाहे तो हर गुरुवार को दिल्ली एम्स जाकर आप अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं। अल्जाइमर का इलाज योगा से किया जा सकता है, जिसके लिए दिल्ली एम्स ने एक नई पहल की है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और पेशेंट से आग्रह किया है कि अगर उनको ऐसे सिम्टम्स हैं कि वो कुछ भूल रहे हैं, वो तो दिल्ली एम्स में आ सकते हैं और योगा के जरिए अपना इलाज करा सकते हैं। कैमरा पर्सन रितेश के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।